18वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर प्रमुख मराठा सरदार नहीं रहे थे और मराठों का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय के हाथों में था। मूल रूप से मराठा शक्ति 5 सरदारों में विभक्त हो गई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, नाना फडणवीस और मूल रूप से, हालांकि बाजीराव इनमें प्रमुख था, लेकिन अन्य मराठा सरदार भी अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझते थे और लगभग काफ़ी समय आपस में ही संघर्षरत रहते थे। इन मराठा सरदारों में बाजीराव द्वितीय को अधिक योग्य नहीं समझा जाता है। दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर अपने अपने क्षेत्रों के स्वार्थ में सिमटे हुए थे। हालांकि नाना फडणवीस ने एक कुशल नेतृत्व मराठों को प्रदान किया, लेकिन कई बार इतिहासकार उन्हें भी संदेह के घेरे में लेते हैं और इसीलिए न केवल विभाजित होने के कारण बल्कि आपस में भी या स्वयं भी कोई ऐसा कुशल नेतृत्व वाला सरदार मराठों में नहीं था जो उस समय अन्य शक्तियों को चुनौती दे सके। और इसके विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले जैसे मुख्य नेतृत्व की क्षमता वाले अधिकारी थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को और अधिक मजबूत किया। कुशल नेतृत्व नहीं होने के कारण मराठों में राजनीतिक दूरदर्शिता भी नहीं थी। हालांकि मुग़ल शक्ति के विरुद्ध वे चुनौती प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी भी समय मुग़ल शक्ति को पूरी तरह से पराजित करने का प्रयास नहीं किया और न ही कभी संगठित होकर के कोई चुनौती प्रस्तुत की। इसके विपरीत वे आपस में ही संघर्षरत रहे। यदि उस समय वे संगठित होकर मुग़ल बादशाह के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य शक्तियों के विरुद्ध भी वे अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन उस समय के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से इतनी अधिक दूरदर्शिता नहीं थी और इसीलिए राजनीतिक अदूरदर्शिता भी मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी रही। जिन योग्यताओं के आधार पर मराठे शक्तिशाली हुए थे, धीरे धीरे वे योग्यताएं उनमें कम नज़र आने लगी। आपस में संघर्षरत रहने के अलावा उन्होंने किसी भी समय अपने प्रशासन को प्रभावी बनाने का प्रयास नहीं किया और न ही किसी भी प्रकार से अपनी प्रजा के लिए कोई प्रजाहित के कार्य संपन्न करवाए। आपस में संघर्षरत रहने के कारण उनकी अधिकतर ऊर्जा इन युद्धों में ही व्यतीत हो जाया करती थी, जिसके कारण वे कोई अन्य कार्य कुशलता से नहीं कर पाए। जब मराठा शासक की शक्ति कमज़ोर होने लगी और बाद में पेशवा भी इतना अधिक शक्तिशाली नहीं रहा, तब अधिकतर स्थिति को जागीरदारों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव ने इस बात के लिए कोशिश की थी कि जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत जागीरदारों को जो दी गई शक्तियाँ थी उन्हें कम किया जाए, लेकिन उसके पश्चात जागीरदार और अधिक शक्तिशाली होते रहे और वे स्वयं की स्वतंत्र जागीर रख सकते थे और इसीलिए कभी भी उनमें एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकी। और जब भी कभी कोई युद्ध या संघर्ष हुए तो उसमें किसी भी प्रकार की एक यूनिटी देखने को नहीं मिली और सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर या तो एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते रहे
या एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देते रहे। इन जागीरदारों का प्रमुख कार्य केवल चौथ और सरदेशमुखी को वसूल करना था और उन्होंने प्रजाहित के लिए कोई कार्य नहीं किया। मराठों के साम्राज्य में बहुत अधिक उपजाऊ भूमि नहीं थी और इसीलिए उनके लिए आवश्यक था कि वे आर्थिक संसाधनों को जागृत करें और ऐसे संसाधन उत्पन्न करें जिनसे विभिन्न कार्य संपन्न कराए जा सकें। लेकिन आर्थिक संसाधनों को बनाने का कोई भी कार्य मराठा सरदारों के द्वारा नहीं किया गया और मुख्य रूप से जो कर वे प्राप्त किया करते थे और वह भी ऐसे प्रदेशों से जो सीधे उनके कंट्रोल में नहीं थे, जो चौथ और सरदेशमुखी उन्हें प्राप्त होती थी, मुख्य रूप से वही उनके राजस्व के स्रोत थे। और इसीलिए जब विभिन्न युद्ध नहीं हुआ करते थे तो उस समय आर्थिक समस्याओं का आना स्वाभाविक था, क्योंकि कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वे लोग नहीं जनरेट कर पाए और इसीलिए किसी भी समय मराठे आर्थिक रूप से कभी भी सक्षम या स्टेबल नहीं रह सके और आर्थिक रूप से विभिन्न समस्याओं के आने के कारण भी मराठा शक्ति कमज़ोर होती गई। मुग़ल शक्ति के विरुद्ध मराठों की गोरिल्ला व्यवस्था बहुत सार्थक रही थी और उस समय के जो युद्ध की नीति थी और संसाधन थे, उनके हिसाब से गोरिल्ला वारफेयर बहुत अच्छी टेक्निक थी जिससे मराठे विभिन्न क्षेत्रों में अपने युद्ध जीत सके। लेकिन अंग्रेज़ों के और यूरोपीय जातियों के भारत में आने के बाद युद्ध के तरीके बदल गए थे। खुले मैदानों में युद्ध हुआ करता था जिसमें आर्टिलरी का बहुत अधिक महत्व था और मराठे, हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया फ्रेंच और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर के अपनी जो युद्ध की तकनीकें थीं उनको मॉडर्न बनाने का, लेकिन क्योंकि ये उनके स्वयं के तरीके नहीं थे और फ्रेंच कभी भी पूरी तरह से मराठों के साथ नहीं हो सके, इसीलिए मॉडर्न वारफेयर में मराठे पीछे रहे और अपनी तकनीकों को नवीनीकरण करने का प्रयास उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन इसके लिए न तो इतनी तकनीकें उनके फेवर में थी और न ही वे इसका कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पाए और इसीलिए इस नई युद्ध तकनीक में वे ईस्ट इंडिया कंपनी से पिछड़ गए और उनकी कमज़ोर सैनिक व्यवस्था भी मराठों की असफलता के लिए उत्तरदायी बनी। भारत की सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी उस समय कि जब कर वसूल किया जाता था तो उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न स्तर पर ये व्यवस्था नेगेटिव रूप से रिफ्लेक्ट होती थी और इसीलिए कर एकत्रित करने के समय भी और अन्य समयों पर भी ऐसा अनुभव किया गया कि प्रजा के समस्त जनों का जो सपोर्ट है वो मराठों के साथ नहीं था और कुछ इतिहासकार सामाजिक व्यवस्था को भी मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। मराठे राजनीतिक रूप से दूरदर्शी नहीं थे और उनके विरुद्ध और उनके विपरीत अंग्रेज़ कूटनीति के क्षेत्र में उतने ही अधिक होशियार थे। उन्होंने प्रारंभिक रूप में जब उन्हें बंगाल और अन्य स्थानों पर सफलताएं मिली, तब अपनी शक्ति को सुगठित करते हुए उन्होंने संपूर्ण भारत को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसमें वे सफल भी रहे। उन्होंने विभिन्न मराठा सरदारों को समय समय पर एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करते हुए अपने फेवर में उनका उपयोग लिया। एक और प्रमुख बात अंग्रेज़ों की
सैनिक शक्ति में यह थी कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और लगभग जितने भी प्रमुख मराठा सरदार या अन्य अधिकारी थे, उनके विरुद्ध गुप्तचर जो लगाए गए थे वो अत्यधिक सक्षम थे, जिससे किसी भी षड्यंत्र, विरोध या विद्रोह की जानकारी तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती थी और इसीलिए वे अपने प्लान्स को नए तरीके से बनाने में या उनको मॉडिफाई करने में उन्हें के लिए या उनके पास बहुत अधिक समय रहा करता था। मुख्य रूप से इसी कूटनीति के कारण न केवल मराठों पर वे अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, बल्कि पूरे भारत में भी उन्होंने साम्राज्य निर्माण का कार्य किया। इस प्रकार विभिन्न आंतरिक कमज़ोरियों और दुर्बलता के कारण धीरे धीरे समय के साथ मराठे असफल होते गए।